अच्छा मैम, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या निवेशकों को मिड कैप फंड में निवेश करने से पहले मल्टी कैप या फिर फ्लैक्सी कैप फंड की तरफ ध्यान देना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट हर्ष। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी चीज है। क्या होता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन वाइज मिड कैप एंड स्मॉल कैप रिस्की हो जाते हैं, अगर हम पिछले 2 या 3 साल का भी रिटर्न देख लें, क्योंकि कोविड के बाद तो वैसे देखा जाए तो इतना हमने डाउन ट्रेंड नहीं देखा है, लेकिन कभी इस तरीके का एक वॉलेटाइल पीरियड उठा के देख लें तो मिड कैप स्मॉल कैप में जब गिरावट होती है तब 20-30% से वो माइनस हो जाता है। सो ऐसे टाइम पे अगर कोई निवेशक फर्स्ट टाइम है, कंजर्वेटिव है, काफी विमेन इन्वेस्टर्स पूछते हैं हमें, या फिर कोई 50+ हैं, एज फैक्टर आ जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा मल्टी कैप। अब मल्टी कैप में क्या हो जाता है, लार्ज मिड स्मॉल मिनिमम 25% है, सो वो फिर भी एक सबको इक्वल दर्जा दे रहा है। जी। फ्लेक्सी कैप कैसा है, उसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम का लिमिट ही नहीं है। फंड मैनेजर कॉल, लार्ज कितना रखना है, मिड कितना रखना है, स्मॉल कितना रखना है। मेजरली फंड मैनेजर लार्ज की तरफ ही झुका रहता है, लेकिन क्योंकि उसमें मिनिमम बैरियर नहीं है, वो मल्टी कैप के सामने भी काफी सेफ हो जाते हैं। इस वजह से फ्लेक्सी कैप ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। नंबर 2 मल्टी कैप ले सकते हैं। नंबर 3 लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं, जिसमें केवल लार्ज एंड मिड, वो भी 50-50%। सो कॉन्सेंट्रेशन वाइज अगर अभी पोर्टफोलियो में शुरुआत में पूरा मिड और पूरा स्मॉल नहीं लेना है, तो लार्ज एंड मिड, फ्लेक्सी और मल्टी कैप डेफिनेटली स्कोर करता है। ठीक है मैम। मैम एक सवाल विश्वजीत बिहारी जी का ले लेते हैं यहाँ पे। इनकी उम्र जो है वो 30 साल है। ये कह रहे हैं मैम प्लीज़ मेरा जो पोर्टफोलियो वो रिव्यू कर दीजिए। 20 साल के लिए इनका नज़रिया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में इनका 5,000 रुपये की एसआईपी का निवेश है। पारिक फ्लैक्सी कैप में करीब 2,200 रुपये का निवेश कर रहे हैं वो। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में भी 2,500 का इनकी एसआईपी चल रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में भी 2,200 की इनकी एसआईपी चल रही है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स में 2,000 की है। और आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी जो इसमें एसआईपी करीब 3,300 की है। अच्छा मैम, इसमें बेसिकली इन्होंने मल्टी एसेट फंड है, इसके अलावा फ्लैक्सी है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। पीएसयू इक्विटी फंड भी है मैम। और ये बड़ा सिस्टम जो 2,200 रुपये का और 3,300 रुपये का है, ये पता नहीं क्यों है। खैर मैम, कैसा लग रहा है आपको फंड, ये मतलब पोर्टफोलियो? जी, सबसे पहले तो अगेन जैसे मैंने कहा, हम इनका गोल देख लेते हैं। तो ये 25 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। सो इनको कहाँ पहुंचना है ना, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम इन्हें बता दें कि 6,000 की एसआईपी से अगर ये कंटिन्यूसली एसआईपी रखेंगे तो अराउंड 1-1.25 करोड़ के आसपास की इनकी राशि बन जाएगी। लेकिन 25 साल बाद ऑब्वियसली 1 करोड़ की वैल्यू बहुत कम होगी। तो 6,000 तो आपने अभी शुरू की है, लेकिन हर साल आप प्लीज इसको 10% से टॉपअप करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर्ष एंड दिव्या के एसआईपी लोग चालू कर देते हैं, हमें सवाल भी पूछते हैं, हम मोमेंट्री उसका जो जवाब है वो भी दे देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हर साल स्कूल की फीस भी बढ़ती है, हर साल खर्चे भी बढ़ते हैं, तो वैसे ही हर साल आपको एसआईपी भी बढ़ाते रहनी है। जो फंड सिलेक्शन है मैं बता देती हूँ कौन से रखने हैं। टाटा स्मॉल कैप रखिए, जेएम फ्लेक्सी कैप रखिए, मिड कैप 150 मोमेंटम एंड निप्पॉन 500 मोमेंटम। अगेन मुझे मोमेंटम स्ट्रैटेजी अगेन ऐसे लगती है कि काफी वॉलेटाइल टाइम्स में चल जाती है। मतलब जो 150 स्टॉक्स है उसमें जो 50 स्टॉक्स है जो मोमेंटम वाले हैं वो ही पिकअप होता है। सो लंबे समय के लिए हमें नहीं पता कि मोमेंटम किस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्योंकि इट्स अ न्यू स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। सो दो मोमेंटम मेरे हिसाब से रख के कोई मतलब नहीं। आप निपॉन वाला एक रख सकते हैं। कोटक मिड कैप को आप एक्चुअल कॉन्सेंट्रेटेड कोटक इमर्जिंग इक्विटी में शिफ्ट कर दीजिए। आईसीआईसीआई मल्टी एसेट में आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म के होराइजन से ठीक है 5 साल 7 साल, बट अगर आप 25 साल के लिए देख रहे हैं तो आप आईसीआईसीआई 100% इक्विटी फंड में भी शिफ्ट हो सकते हैं, विच कुड बी अ वैल्यू डिस्कवरी फंड। सो मेरे हिसाब से इतने से आपका पोर्टफोलियो आप कंटिन्यू करें। एक लार्ज एंड मिड कैप भी है निपॉन का, आप ऐड कर सकते हैं। निपॉन का हमने मोमेंटम कंटिन्यू किया ही है, सो दैट इज ओके। एंड फ्लेक्सी कैप है, मल्टी एसेट है, तो काफी सब कुछ ऑलमोस्ट कवर्ड है। स्मॉल कैप भी है आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन गोल प्लानिंग करना जरूरी है। जी जी चलिए ठीक है। तो मतलब लगभग आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ है, बस थोड़े बहुत जो चेंजेस पूजा मैम ने बताए हैं वो आपको करने हैं। मैम अगर फिर से मिड कैप फंड पर आए तो एक मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्या
मिड कैप फंड सभी तरीके के निवेशकों के लिए सही है, खास करके इस वक्त, और कौन से निवेशक हैं जिन्हें इससे बचना चाहिए, इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दिव्या। मेरे हिसाब से क्योंकि हम रिटर्न्स जिस हिसाब से दिखाते हैं ना, तो हर इन्वेस्टर ये देख लेता है कि भाई मैं कर लेता हूँ। मुझे ना कभी कभी वो लगता है कि हमें वॉलेटाइल टाइम में वो कितना माइनस गया है ना, वो भी दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि वो पता है ना, जिस चीज का रिस्क पता हो ना उसमें निवेश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका एक सीधा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमें पता है कि हमें रोज अगर हमने स्ट्रीट फूड खा लिया, रोज अगर हमने वड़ा पाव खा लिया तो हमारा पेट खराब होगा। तो आपको पता है तो ही आप खाओगे, तो आपने काफी कम कर दिया। मतलब पहले शायद आप रोज खाते हो स्ट्रीट फूड, अभी हमने स्ट्रीट फूड कम कर लिया, हमको पता है इससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हर एक का डाइजेशन अलग होता है, वैसे हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। सो सिंपल है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा करना है या जुटाना है या कॉर्पस बनाना है, तो कोई रिस्क एज सच नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन है 10 साल के अबाव, एसआईपी रूट ले रहे हैं तो और भी अच्छा है कि हर महीने जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम आप एक यंग इन्वेस्टर है, अगर आप 50 या 60 के बाद भले ही लॉन्ग टर्म है, बट एट द सेम टाइम इनफ्लो नहीं होते ना, जिनके पास कैश फ्लोज नहीं होते ना, उनको यही अमाउंट को डील करना है। तो उसमें ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप से क्या होगा, अगर लॉस भी दिखेगा ना तो उनके पास कोई कंटिन्यूटी ऑफ इनफ्लो नहीं है, तो वो रिस्क क्यों लेना। इस वजह से हम कहते हैं कि यंग इन्वेस्टर जिसके पास ऑलरेडी कैश फ्लोज हैं, प्लीज आपके पास लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो आप लें, आपको जरूरी है लेना, तो ये समझने की जरूरत है। ठीक है मैम। तो आखिर में